ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज को, और वो हम पर्टिकुलरली ईपीएफओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब ईपीएफओ एग्ज़ाम ऑब्वियसली काफ़ी समय बाद हमारे सामने आया है, और ये एग्ज़ाम इजी तो नहीं है, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपने हमारे जो फ्री सीरीज़ है, जो भी हम अभी रिलीज़ कर रहे हैं, अगर आपने इसके लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो आप लार्जली सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाएंगे। हमारे चैनल में यानी प्रॉक्सी ज्ञान में हम मिशन ईपीएफओ 2023 चला रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से ईपीएफओ के रिगार्डिंग जो भी पढ़ाई करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और बाकी और चैनल्स की तरह हमारा जो प्लान है, जो अप्रोच है, वो रहती नहीं है। बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को अगर कुछ भी चीज़ दी जा रही है तो वो 100% सिलेबस कवरेज के साथ होनी चाहिए। तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीटली कवर होगा। और उसी लाइट में मैं एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके सामने इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस का लेक्चर 1 लेने वाला हूँ। इस लेक्चर में हम कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस आखिरकार क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड है पढ़ाई का वो क्या है, यानी कि किस तरीके के इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम पढ़ते हैं और कब से कब तक के। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का क्या रोल रहा है हमारे इंडस्ट्री की कंडीशंस पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आप जानते हैं, 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैं। करेंटली हम लोग 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंसान के रोल को, इम्पोर्टेंस को इंडस्ट्री में कम कर सकता है। इसी दौरान हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कई फेजेस को भी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फॉर्मल पार्ट्स को पढ़ना है, डेफिनीशन क्या होती है इंडस्ट्री की, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मैनेज करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, आपदाएं, दिक्कतें, समस्याएं सुलझाई जाती हैं। आखिरकार इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सही डेफिनीशन क्या है, सही परिभाषा क्या है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की भारत में बात करें तो कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स हैं जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लेक्चर 1 है, क्योंकि ये लेक्चर 1 है, और इस लेक्चर 1 में हम आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइएगा। आपको हमारे सेशन में बने रहना है। प्लीज़ अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि यहाँ पे जो भी बुलेट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट्स बना के चलते चलें, और आपका भी नोट राइटिंग का काम साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो। बिकॉज एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप ये वीडियोस तो देखने आएंगे नहीं, आपके पास आपकी कॉपी होगी, आपके नोट्स होंगे। तो उस कंटेक्स्ट में हम आज की चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करने के पहले मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे चैनल में जो कुछ भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एवरीथिंग इज़ कंप्लीट होलिस्टिक है, राइट, ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और आपका कोई भी ज़रूरतमंद दोस्त है जिसको ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, तो उसको ये चैनल डेफिनेटली रिकमेंड करें। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हमारी जो पूरी टाइम पीरियड है, जो पूरी हमारी पढ़ाई है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, हम उसको 2 समय में तोड़ सकते हैं। एक ऐसा समय था जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, फिर एक ऐसा दौर आया जब इंडस्ट्रीज आई। अब कोई आपसे पूछे कि ये इंडस्ट्रीज कैसे आई, तो देखिए, ये इंडस्ट्रीज जो इतनी बड़ी हुई वो मशीन्स के बनने के बाद आई। मशीन्स और टूल्स आपस में जितने सिमिलर लगते हैं पर डिफरेंट होते हैं। टूल्स एक स्पेसिफाइड टास्क जो है, एक स्पेसिफाइड टास्क को टूल कंप्लीट करता है, वहीं मशीन्स मल्टीपल टास्क करने में क्या होती हैं, केपेबल होती हैं, राइट। तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स जो हैं वो टूल्स डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रियल टाइम्स जो हैं वो मशीन डिपेंडेंट है। अब आप ज़रा समझिए, इस फोटोग्राफ को देखिए, इस इमेज को देखिए, और ये आपको बताएगा कि इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशंस कैसे हुए।
तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन देख सकते हैं, 1784 की बात करता है और यहाँ पे कह रहा है कि स्टीम पावर जो है वो सामने आई और इसको पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पहली बोली जाती है ये, राइट। उसके बाद औद्योगिक प्रौद्योगिक क्रांति, अब आप जो भी इसको बोले, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 है। इंडस्ट्री 2.0 में आप देख सकते हैं 1870 में, यानी कि नई सेंचुरी में, यहाँ पे असेंबली लाइन की बात कर रहा है। यानी एक चीज़ को बनने में पहले क्या था, कई दिन लग जाते थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन असेंबली लाइन के आने के बाद एक ही लाइन में सब चीज़ों को पॉइंट 1 2 3 4 5 6 करके अरेंज किया जाता है। इसको असेंबली लाइन बोलते हैं। जैसे कार बनती है ना, तो कार का चेसिस अलग बनता है, पहिए अलग जगह जोड़े जाते हैं, फिर सीट जोड़ी जाती है, फिर इंजन बिठाया जाता है, फिर ट्रांसमिशन लगाया जाता है, फिर साइलेंसर जोड़ा जाता है, फिर उसका पेंट होता है, फिर उसमें अपहोल्स्ट्री होती है। ये सभी चीज़ों को एक करते हुए असेंबली लाइन आ जाने से आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 दिखाई दिया। उससे हुआ क्या, प्रोडक्शन जो है वो बड़े स्तर पे होने लगा, मास लेवल पे होने लगा। डिफरेंस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 1 और इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 2 में बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का। इंडस्ट्री 1.0 के दौरान इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे नहीं थी, बिजली नहीं थी, लार्जली सब चीज़ें हीट पे डिपेंडेंट थी, राइट। लेकिन इंडस्ट्री 2 में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ गई और रिवॉल्यूशन आया 1870 में। और ये 1870 का दौर भारत के इतिहास में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 1870 में भारत में उस समय प्रिंटिंग प्रेस बन रहे थे, जहाँ पे पेपर छपते थे और कॉटन मिल्स बन रही थी, जूट मिल्स बन रही थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैकेनाइज्ड हो रही थी। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 3 की बात करें तो कंप्यूटर्स के आने से 1969 में, इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से, इलेक्ट्रिकल से चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ने लगी, तो इंडस्ट्री का तीसरा रिवॉल्यूशन आता है। तीसरे रिवॉल्यूशन के आने से बहुत सारा सिस्टम मशीनों को सौंप दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, अकाउंटिंग का काम हो गया, डेटा का काम हो गया, राइट। ये सब चीज़ें कंप्यूटर्स करने लग गए, तो उसमें जो प्रेशियस ह्यूमन लेबर, ह्यूमन कैपिटल जाता था, वो बचने लग गया। इंडस्ट्री 4 की बात करें तो करेंटली हम चौथे रिवॉल्यूशन में चल रहे हैं। चौथे रिवॉल्यूशन में आप देख सकते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोबोट्स का होना। बहुत सारा काम आजकल रोबोट्स कर देते हैं। हजार्डस इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मनुष्यों को, आदमी को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे काम को इंडस्ट्री 4.0 के तहत मशीनों से करवाया जा रहा है। यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको दिखाई देगा, एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, एलेक्सा टर्न ऑन द टीवी, एलेक्सा मशीन ऑन करो, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं, वो इंटरनेट के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, नेटवर्किंग में आ रहे हैं। तो हम इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4 है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री 1 से लेके इंडस्ट्री 4.0 तक में मेजर चेंजेस आए हैं, और लार्जली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर हैव बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस फॉर फर्दर रिवॉल्यूशंस। अब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 5 कैसा होगा ये हमें समझना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ है कि जो इकोनॉमिक स्टेट है, यानी जो हमारा कंट्री है, उसका जो पूरा नेचर है वो काफ़ी तरीके से चेंज हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आने लग गए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स को ज़रा आप यहाँ से देखिए। दिस इमेज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स वर, एंड लोग जो थे जानवरों पे डिपेंडेंट थे। लोगों के बीच में आपसी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ होता था, एक समझदारी, एक आत्मीयता एक दूसरे के प्रति ज़्यादा थी, क्योंकि ये सब चीज़ें लार्जली कम्युनिटी करती थी। तो कम्युनिटी ड्रिवन राइट्स, कम्युनिटी ड्रिवन जो प्रोडक्शन है, कम्युनिटी ड्रिवन नेसेसिटीज़, ये सब चीज़ें कम्युनिटी द्वारा चलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत छोटे स्तर पे हो रही है। छोटे स्तर पे इसलिए हो रही है क्योंकि पहली चीज़ तो डिमांड भी कम थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरी चीज़, अगर डिमांड बढ़ भी जाती तो सप्लाई भी कम होगी, बिकॉज सब चीज़ ह्यूमन इंटेंसिव है। तो हम कह सकते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन इंटेंसिव नेचर ऑफ इंडस्ट्री वॉज ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। अब ये इंडस्ट्रियल टाइम्स क्या है, तो देखिए इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए 1990 के पहले का दौर प्री इंडस्ट्रियल बोला जाता है। अब 1990 के पहले का दौर प्री इंडस्ट्रियल बोला जाता है,
और 1990 के बाद का दौर पोस्ट इंडस्ट्रियल बोला जाता है, right? Because much of the changes around the world happened after 1990, and we can say that fourth industrial revolution happened after the advent of robotics and computer programming and cyber technology, which happened after 1990 itself, right? तो अब उसके पहले का जो भी कुछ हो गया वो करंट इंडस्ट्री के पुराने जैसा हो गया, तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। कभी कभी आप देखेंगे कहीं पे आपको 1880 का दशक भी प्री इंडस्ट्री के दौर में बताएगा, लेकिन 1880 से 1990 का जो पीरियड है ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थर्ड चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थर्ड के लिए प्री इंडस्ट्रियल टाइम 1880 के पहले वाला समय हुआ, हमारे लिए 1990 के पहले वाले समय को हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट मैटर में ये प्री इंडस्ट्रियल टाइम अभी क्या दिखा रहे हैं, तो हम आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 के पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टीम इंजन अभी नहीं आया है, स्टीम पावर भी नहीं आई है। तो लार्जली जो कुछ भी हो रहा है सब जगह पे ह्यूमन कैपिटल लग रही है, बहुत कम संख्या में लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वर्कर्स भी कम है। तो यू कैन से दैट नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड कम है बिकॉज वर्कर्स कम है, बिकॉज सब कुछ स्किल पे डिपेंडेंट था, तो स्किल भी लोगों के पास कम है। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली स्मॉल स्केल का होगा क्योंकि ज़रूरतें भी स्मॉल स्केल की थी, डिमांड भी कम थी, और मार्केट्स जो थी वो लोकल मार्केट्स थी, लेस इंटीग्रेटेड मार्केट्स कह सकते हैं हम, यानी एक शहर की मार्केट दूसरे शहर से किसी भी फॉर्म या फॉर्मेट में कनेक्टेड नहीं थी। क्या ट्रांसनेशनल ट्रेड्स नहीं होते थे? होते थे, लेकिन वो पीपल टू पीपल नहीं होते थे, वो लार्जली राजा महाराजाओं के तौर पे होते थे, उनके स्तर पे होते थे। तो रिलेशनशिप जो वर्कर और ओनर की थी बहुत डायरेक्ट नेचर की थी, और जो भी दिक्कतें होती थी, ग्रीवेंसेस जो भी होते थे, वो बहुत आसानी से रिजॉल्व कर लिए जाते थे। तो इसीलिए कभी जो राजा रहता था, यानी जो स्टेट हुआ करता था, उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल में इंटरफेयर करे, बिकॉज अल्टीमेटली उसको सभी चीज़ों के प्रोडक्शन से मतलब नहीं होता था, और क्योंकि ये रिलेशनशिप भी डायरेक्ट था तो जल्दी रिजॉल्व हो जाती थी चीज़ें। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा प्रोडक्शन स्केल है वो क्या हो गया, वो बढ़ता चला गया, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज, और फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होने लग गए, बिकॉज लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोकल एस्पिरेशंस हैं, राइट, पीपल्स एस्पिरेशंस, वर्कर के एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षाएं अपनी कंपनी से, अपनी इंडस्ट्री से, अपने जीवन व्यापन के लिए जो वो इनकम ले रहा है उससे बढ़ने लग गई। और लार्जली आप देखो पूरी करंट टाइम्स में भी आपके कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी कंपनी में होते हैं, किसी इंडस्ट्री में होते हैं, तो एक तो आपकी सैलरी से रिलेटेड इशू होता है, दूसरा इशू रहता है आपकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, आप कहाँ बैठ रहे हो, आप किस कंडीशन में हो, क्या वहाँ पे आपको खाना अवेलेबल है कि नहीं है। तो सैलरी होती है, वर्किंग कंडीशंस होती हैं, और दूसरी बात होती है लीव्स की, छुट्टियों की। तो आज के टाइम में लोग छुट्टियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में लीव्स एक इशू नहीं था, लार्जली जो इशू ड्रिवन था वो सैलरी और वर्किंग कंडीशंस में था। करंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कही गई है, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, इंडस्ट्री इनोवेशन, राइट, जेंडर इक्वालिटी की बात है। तो आज ये करंट ट्रेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, बट अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स या उसके बाद के टाइम्स की बात करें तो वेजेस और वर्किंग कंडीशंस दो मेजर मुद्दे हुआ करते थे, जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते चले गए, कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए। अब सवाल है कि फॉर्मल पार्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस किन पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो ओनर है, चाहे वो वर्कर है, राइट, चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्कर है, चाहे वो ग्रुप ऑफ ओनर्स हैं, जिस भी तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ और प्रोडक्शन कराने वाले लोगों के साथ, और किस तरीके से वो पूरी इंडस्ट्री मार्केट से इंटरैक्ट कर रही है, ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ें, मार्केट में माल गया, बिका कि नहीं बिका, कैसी है मार्केट, उससे गवर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो भी ताल्लुकात है वो लार्जली किससे है, प्रोडक्शन से है और मैन्युफैक्चरिंग से है। इस एक्टिविटीज़ में जो कुछ भी इन्वॉल्व हैं वही गवर्न करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को।
माल बन जाने के बाद, सर्विसेज बन जाने के बाद किस फॉर्मेट में जा रही हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस उस पे गवर्न नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो कोई भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी रखता है, जिसका स्टेक है, जिसका इंपॉर्टेंस है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें स्टेट की यानी कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को में इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाती है। बिकॉज देखिए, स्टेट इंटरवेंशन कब आता है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ एसेंशियल सर्विस की तरह हो। आज अगर सर्विस सेक्टर में डॉक्टर्स और लॉयर्स या टीचर्स ये सोशल सर्विस करते हैं, राइट? अगर ये स्ट्राइक कर दें, ये स्ट्राइक पे चले जाएं, तो क्या आपको, आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा? आम आदमी को बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर कब करता है, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को अफेक्ट करें। उसके बाद एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन हो सकते हैं। एम्प्लॉयर्स यानी कि जो काम देने वाले लोग हैं, उनके आपस में एसोसिएशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें गवर्न होंगी, राइट? उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के भी एसोसिएशन हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के भी एसोसिएशन हो सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है, जो साइंस है पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल पर्सनल और पर्सनल में डिफरेंस होता है। दिस पर्सनल इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल्स। ये जो पर्सनल है ये आपका है, निजी, लेकिन ये जो पर्सनल है इसको कहते हैं लोग, राइट? लोगों के मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ, ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फॉर्मल पार्ट्स हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सिंपल रूप से समझें, तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक सिंपल फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि ये तीन लोगों के बीच की हिस्सेदारी है। इट्स अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स। सो सबसे ऊपर होता है स्टेट, उसके बाद होते हैं यहाँ पे वर्कर्स, और यहाँ होता है मैनेजमेंट, राइट? स्टेट, वर्कर्स और मैनेजमेंट, इनके बीच के चीज़ों को जो कुछ भी गवर्न करता है उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आपको ये एंगेजमेंट कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको एंगेजमेंट ट्राई पार्टाइट दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई पार्टाइट? ट्राई पार्टाइट सिंपली मीन्स दैट देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व्ड। आर वी क्लियर विद दिस? ऑल राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं, दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। ये लाइन आपको एमसीक्यू की तरीके से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरीके से आ सकती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसका प्रोडक्ट है? अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का प्रोडक्ट है। क्योंकि इनकी नीड कब क्रिएट हुई? जब इंडस्ट्रीज में एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होने लगा वर्कर्स का, किसके द्वारा? ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री के द्वारा। ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ग्रीडी हो गए, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उन्होंने वर्कर के राइट्स को, वर्कर के ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, उसको एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट किया, और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगी, राइट? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट है ना? इम्पॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन को दोस्त समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके रिलेशंस को तो हम समझ रहे हैं, बट इनकी जो इंडस्ट्री है, आखिरकार इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? तो करंट टाइम्स हम किसको इंडस्ट्री कहें, किसको ना कहें, है ना? देखिए, इंडस्ट्री का पुरानी डेफिनेशन था कि इंडस्ट्री जो कुछ भी है वो प्रॉफिट ड्रिवन एंटिटी है। कैसी एंटिटी है? प्रॉफिट ड्रिवन। इंडस्ट्री अल्टीमेटली सोशल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, समाज सेवा इंडस्ट्री का काम नहीं है, समाज सेवा नहीं, प्रॉफिट बनाने का काम है। और इंडस्ट्री कैसी हो सकती है? प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आ सकता है? प्रॉफिट गुड्स से भी आ सकता है, प्रॉफिट सर्विसेज से भी आ सकता है। तो सर्विसेज भी एक इंडस्ट्री हो सकती है, गुड्स भी एक इंडस्ट्री हो सकती है, राइट? तो कहते हैं मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्री एक वेंचर है, एक पर्पसफुल वेंचर है, यानी एक ऐसा वेंचर जिसका एक उद्देश्य है, जो डिपेंडेंट है कोऑपरेशन पे। किसके किसके बीच में कोऑपरेशन होगा? कोऑपरेशन होता है मैनेजमेंट के बीच में और लेबर के बीच में। कोऑपरेशन है मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में। कहाँ पे? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, राइट?
प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अब हम करंट डेफिनेशन बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, राइट, जहाँ से मैक्सिमम सोशल गुड्स जो हैं वो निकलते हैं और अल्टीमेटली सोशल गुड्स जो हैं वो अल्टीमेट एंड कंसीडर किया जाता है मैनेजमेंट्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जहाँ पे दोनों लोग अपने अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे कंट्रीब्यूट करते हैं और उस चीज़ को कामयाब बनाते हैं। यानी कि आज की डेफिनेशन इंडस्ट्री की जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया है, वो सोसाइटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा कि एक पर्पस पर वेंचर हो चुका है। आपसे क्वेश्चन की तरह अगर पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री? ए, social ड्रिवन इकोनॉमी या सोशल ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। बी, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सी, प्रॉफिट मेकिंग। डी, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या नहीं है इंडस्ट्री का। अब इसमें बड़ा सिंपल है इसको आंसर करना। क्या सोशल ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, समाज के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना इंडस्ट्री का रोल नहीं है? करंट डेफिनेशंस में ये भी इंडस्ट्री का रोल है। मास प्रोडक्शन ये भी इंडस्ट्री का रोल है। प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, क्या लिखा है? नो मोर ओनली अ प्रॉफिट ड्रिवन, बट प्रॉफिट मेकिंग भी इंडस्ट्री का रोल है। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज बाकी तीनों चीज़ें एक इंडस्ट्री का रोल करंट टाइम्स में डिफाइन करती हैं, राइट। अब इसी के बाद आपको कोई कह दे, डी ऑप्शन पे लिखा रहे सिक्योरिंग हेल्दी कंडीशंस, सिक्योरिंग हेल्दी कंडीशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो आप कह दोगे सर ये वाली जो कंडीशन है ये इंडस्ट्री का काम नहीं है, राइट। तो अपने आप को थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री को जब आप समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे। फर्दर अगले चरण पे आ गए हैं हम लेक्चर के कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट, क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं, राइट। इसमें आपको समझना है, बेसिकली यही समझना रहेगा कि जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में प्रॉफिट ओरिएंटेशन की, प्रोडक्शन की, तो इसमें दो हिस्सेदारी, दो लोगों की हिस्सेदारी अहम होती है। एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर्स। ध्यान रखिएगा, जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, स्टेट है या गवर्नमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्री में इनका इंटरवेंशन जितना कम से कम हो उतना अच्छा माना जाता है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेट का इंटरवेंशन करेंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, राइट। एक पैसा लगाने वाला होता है, दूसरा लेबर लगाने वाला। एक पैसा लगाता है, दूसरा लेबर लगाता है। ये दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है और उसी के बीच में, उनके बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उसी कारण की वजह से इंटरेस्ट का क्लैश होता है, बिकॉज जो पैसा लगा रहा है वो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचता है, जो लेबर लगा रहा है वो अपने मेहनत के बारे में सोचता है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री में हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो दो हिस्सा होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है लेबर। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है लेबर। और इनके, क्योंकि ये दो सेक्शंस हैं, दो तरीके के लोग हैं, एक जिसके पास पैसा है, एक जिसके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, जो इनके रिजॉल्व करने के, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के तरीके हैं, वो भी इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इट्स अ ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप, जो रिश्ता है इनके बीच में साझेदारी का, वो तीन तरफा है।
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लार्जली वर्कर्स के बीच में होता है और मैनेजमेंट के बीच में होता है। वर्कर्स का स्टेट के साथ लड़ाई बहुत 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 कम हुआ है। ये भी जो कुछ भी होता था, वर्कर्स, राइट, वर्कर्स हमेशा चीज़ें रखते हैं अपनी मैनेजमेंट के सामने, राइट। तो इसी को कहते हैं दो तरफा। जो दो तरफा चीज़ें हैं वो होती है बायपार्टाइट। लेकिन अब मान लो वर्कर्स की बात अगर मैनेजमेंट सुने ही ना, कान जो हैं वर्कर्स के, जो कान होते हैं वर्कर्स के वो बंद हो जाएं, राइट, सुने ही ना, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इन्वॉल्व होगा स्टेट। क्योंकि स्टेट के लिए तो ये भी सिटीजन है, ये भी सिटीजन है। स्टेट के लिए अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे देश की ज़रूरी है। तो जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्राईपार्टाइट प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, ये समझिएगा बात को। बायपार्टाइट प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन है तो इंटरनल मामला है, ट्राईपार्टाइट प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन है तो मतलब पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का मामला है। ये समझ में आता है अपने को। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं जानबूझ के आपको स्लो और एकदम प्यार से, धीरे से, इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा कारण है, ज़रूरी नहीं है ना कि सब कोई इंडस्ट्री को समझे, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हर कोई समझे। जिसके घर में फैक्ट्री है, काम है, जिसने काम किया है, वो ये सब समझ सकता है। लेकिन एक आम आदमी जिसको ये सब नहीं समझ में आता है, एक स्टूडेंट जो कि अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ के निकला है, उसको मे भी इतनी सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना समझ में आए। तो मेरे साथ पेशेंस बना के रखिएगा, बिकॉज हम जो भी आपको बता रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं, और सीधे समझ बढ़ जाती है तो एमसीक्यू में हमारे गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आपको देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, 4 पैरामीटर्स हैं। देयर आर 4 पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर असेस्ड। 4 पैरामीटर्स। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, क्या मालिक वर्करों से पूछ के काम कर रहा है, क्या वर्कर्स मालिक को लेके काम कर रहे हैं, क्या इनके बीच में किसी भी चीज़ को लेके डिस्कशन होता है, वो सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आती हैं। दैट इज़ ऑटोनॉमी, इन्फ्लुएंस, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ऑटोनॉमी मतलब कंपनी या फैक्ट्री किस तरीके से खुद को गाइड कर रही है। जितना ज़्यादा खुद के लिए गवर्निंग प्रिंसिपल्स अच्छी रखेगी उतना स्टेट को इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोनॉमी। इन्फ्लुएंस, आखिरकार वर्कर्स का मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट का वर्कर्स पे अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, दोनों एक दूसरे को लेके चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, इस प्रोसेस में एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है वर्कर्स का या मैनेजमेंट का जो दोनों लोगों की बातों को सामने रख सके। तो ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का पार्ट होती हैं और एक डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। दूसरा, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री होती है, अगर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को दबाया नहीं जाता, इनकरेज किया जाता है, जिससे कि ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ती है। रिसोर्सेज सोफिस्टिकेशन होते जाते हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनने लग जाती हैं, बड़ी मशीनें बनने जाती हैं, और मार्केट स्टेबिलिटी में एक अहम रोल प्ले करती है अगर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है तो। उसी तरीके से सोशल जस्टिस भी है। आखिरकार मैंने आपको बताया कि करंट टाइम्स में इंडस्ट्री का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट और पैसा कमाना नहीं है, सोशल जस्टिस भी है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि किस तरीके से महिलाओं को, यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाओं को छुट्टी दी जाती है क्या, हर कास्ट के लोग रिप्रेजेंट होते हैं क्या, कम गरीब वर्ग को आसानी से काम मिल जाता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों से काम करा रहे हैं। तो सोशल कोहेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल्स, महिला और पुरुष के लिए बराबरी से सब काम है, बराबर का पैसा है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें भी बराबरी है, इक्वालिटी है आउटकम की, और सबके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो सोशल जस्टिस भी एक पैरामीटर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की क्वालिटी को जज करने के लिए। और अल्टीमेटली लास्ट में इसके बिना तो कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़िया हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर करियर और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है किसी वर्कर के पास, किसी वर्कर के पास ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे वो स्किल्स को डेवलप कर सके, कहीं पे भी वर्किंग और नॉन वर्किंग लाइफ के बीच में, यानी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कोई बैलेंस नहीं है, या वर्क प्लेस की हेल्थ और वेलबींग ऑफ द वर्कर नहीं है, तो वो सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कबाड़ा कर सकती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बर्बाद कर सकती हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिस पे इंडस्ट्रियल रिलेशन डिसाइड होता है।
अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कुछ डेफिनेशंस को हम अपने सामने पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस हमारे सामने, ये दो नाम अक्सर एमसीक्यू में भी आते हैं, डेल यॉर्डर और जेटी डनलप। याद रखेंगे, ये इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट रह चुके हैं। सोशल पॉलिसीज़ अराउंड फैक्ट्रीज इनके द्वारा डिज़ाइन की जाती थी। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी थेरीज दी हैं। तो जेटी डनलप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन, एक दूसरे का इंटर रिलेशन है बिटवीन मैनेजर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट। राइट, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने दे दी, 3 फोल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। डेल यॉर्डर की बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को। ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं ये एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ प्रोसेस, जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा यूनियंस के साथ डील कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली नेगोशिएट भी कर रहा होता है और अल्टीमेटली कलेक्टिव बार्गेनिंग को एडमिनिस्टर कर रहा होता है बेस्ड ऑन ईदर एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? देखिए, बार्गेन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को करवाने की कोशिश करते हो, अपनी मांगों को रखते हो, तो वो बार्गेन होता है। अब बार्गेन अगर मान लीजिए किसी मालिक के सामने कोई एक इंडिविजुअल जाके खड़ा हो जाए, दिस इज़ अ फैक्ट्री का मालिक, और इसके सामने एक इंडिविजुअल वर्कर आके कह रहा है कि सर हमें 4 डेज वर्किंग करनी है, और ये मालिक है, ओनर है, और इस ओनर के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या चांसेस हैं कि ये इस एक पर्टिकुलर आदमी की बात सुनेगा? 90% चांसेस हैं कि ये मना कर देगा, राइट? लेकिन अगर इसी के सामने, इसी ओनर के सामने एक साथ 50 लोग खड़े हो जाएं, राइट, कलेक्शन ऑफ पीपल, और ये बोलें कि सर हमें 4 डेज वर्किंग करनी है, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग करता कौन है आज के रूप में? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है ट्रेड यूनियंस के द्वारा। कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके द्वारा होती है? ट्रेड यूनियंस के द्वारा होती है, जो कि वर्कर के राइट को मालिकों के सामने अच्छे से, बेहतर तरीके से, सौजन्य तरीके से रख पाते हैं। तो जेटी डनलप और डेल यॉर्डर के डेफिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन पूछे, हु अमंग द फॉलोइंग हैव इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जेटी डनलप और डेल यॉर्डर, आपका आंसर रहेगा डेल यॉर्डर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो नेचर है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार दो पहलुओं पे। एक होता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये समझें पहले कि संस्था कैसे चल रही है, कौन से तरीके के लेबर लॉज हैं, स्टेट की पॉलिसी, उस देश की, उस राज्य की पॉलिसी क्या है लेबर और इंडस्ट्री को लेके, किस तरीके से ट्रेड यूनियंस को बढ़ावा दिया जाता है, एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या वो सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे हैं, ये सब डिसाइड होता है कि किस तरह की संस्था है। करेक्ट। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो बहुत हद तक ये चीज़ें आप देखिए कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज़ों को आप रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट और वर्कर के हाथ में नहीं होती हैं। इकोनॉमी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिमांड सप्लाई के क्या फोर्सेस हैं, लेबर फोर्स कैसा है, ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो कोशिश की जाती है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को बेहतर से बेहतर रखा जाए, समझते हुए कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शन कराना है, और वो डिसाइड करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स किस हद तक आपके फेवर के होंगे या आपके अगेंस्ट के होंगे। कंडीशंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस की आखिरकार भारत में कैसी प्रेवलेंट थी, क्यों आखिरकार भारत में इंडस्ट्रियल, जब भी हम कोई गवर्नमेंट एजेंसी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डिस्कशन के बिना, को पढ़े बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं की जा सकती। देखिए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो थे प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में, उसमें ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम रहा है, और आपको पता है कि 4 वर्णों का वैदिक सोसाइटी थी, जहाँ पे सबके हिसाब से हर वर्ण के हिसाब से ऑक्यूपेशन जो थी वो डिसाइड कर दी गई थी। तो वो धीरे धीरे बाद में जाके कास्ट सिस्टम का रूप ले लेती है, और कास्ट सिस्टम ही एंशिएंट इंडस्ट्रीज़ का जो तौर तरीका है उसको चला रहे थे। क्राफ्ट्समैन जो हुआ करते थे, आपने सुना होगा, एक वर्ण श्रेणी, ये यूनियन की तरह बना लेते थे खुद को, एक तरह का काम करने वाले लोग एक साथ रहते थे, कुम्हार एक साथ, लकड़हारे एक साथ,
लोहे का काम करने वाले एक साथ, जूते बनाने वाले एक साथ। तो इस तरीके से इंडिविजुअल स्किल्स और को ऑर्गेनाइज करके स्मॉलर यूनिट्स में बना देते थे, श्रेणीज में। और इसमें कई बार मर्चेंट्स यानी बेचने वाले भी इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत में सक्सेसिव फॉरेन इन्वेजन्स हुए, और फॉरेन इन्वेजन्स के साथ जो कलाकार की होती थी वो स्लेवरी में बदल गई, फोर्स लेबर में बदल गई। मुस्लिम रूल जो था लार्जली ऑटोक्रेटिक नेचर का था। ऑटोक्रेटिक नेचर का मतलब ये रहता है कि जो सशक्त लोग हैं, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास पैसा है, उनकी चलती थी। जो स्टेट कह देता था एक तरफा वही चलता था। तो ऑटोक्रेटिक नेचर में वर्किंग कंडीशंस बहुत हद तक चेंज नहीं हुई। और आपको बहुत बार सुनने में आएगा कि ऑप्रेसिव रूलर्स ने हमारे वर्कर्स के हाथ काट दिए थे। आर्किटेक्चर मोनूमेंट बनाते समय ये सब चीज़ें डिपेक्ट करती हैं कि वर्किंग कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव और बेहतर नहीं थी। जब हम ये कहते हैं कि बेहतर नहीं थी तो हमारा क्या मतलब रहता है कि वेजेस पे कोई गारंटी नहीं थी, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी पुअर थी, और मैनेजमेंट भी बहुत बुरा हुआ करता था। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इंडिया के पुराने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन नाम की कोई चिड़िया भारत देश में तो थी भी नहीं। ब्रिटिश रूल आए तो ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से आए, अपने आप को ग्रो कराने के लिए आए थे, हमें हमसे निचोड़ने के लिए आए थे। तो उन्होंने भी कोई वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिश राज के दौरान भारत के लोग जो इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे वो ब्रिटिश मॉडल पे बना रहे थे। अब ब्रिटिश का एक मॉडल था जो लंदन में चलता था, ब्रिटिश का एक मॉडल था जो भारत में चलता था। तो भारत में जो चलने वाला मॉडल है वो ऑपरेसिव था, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ बनाई थी वो काफ़ी बेहतर बनाई थी। तो हमारे लोग, भारत के लोग जो उस समय इंडस्ट्री बना रहे थे, वो सीखे वहाँ से जाके, और हमने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ बिजनेस को अपने इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। और वहीं से बात हुई इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देने की बात। राइट, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में हमने शॉर्ट में देखा कि आखिरकार इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या हैं, कैसे गवर्न होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आखिरकार इंडस्ट्री से लोगों को क्या चाहिए, क्या वर्कर्स को मैनेजमेंट की सुननी है या मैनेजमेंट को वर्कर की सुननी है, क्या दोनों को सुननी है, क्या स्टेट का कोई रोल है। इन सभी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। अब अगले लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस ब्रिटिश रूल के अंदर आखिरकार कैसे थे, क्योंकि यहाँ से गवर्न होता है हमारा करंट लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की क्या पोजीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरीके से चेंज हुए, आखिरकार नए भारत में नेचर, पर्पस और स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इनसे सवाल काफ़ी आते हैं। कहीं पे साइकोलॉजिकल अप्रोच है, कहीं पे ह्यूमन अप्रोच है, गांधीयन अप्रोच है, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। स्टेट का आखिरकार क्या भूमिका है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, और ट्रेड यूनियंस किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिसाइड करते हैं, ये सब हम अपने मिशन EPFO 2023 में डिस्कस करने वाले हैं। ये कम्प्लीटली फ्री कोर्स है और आपके पास चांस है कि आप फर्स्ट शॉट में, एक शॉट में 100% सिलेबस को कवर करते हुए अपना EPFO निकाल लें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था आपका होस्ट और आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी। मिलता हूं मैं आपसे सक्सेसिव डिस्कशन में ऑन योर लेबर लॉस।